Hello friends, this is Parveen Solanki from PL Shroff College. Friends, today I am going to discuss with you something about the capacity of contract. Friends, हमने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में डिस्कशन किया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. फ्रेंड्स, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी पर्सन को अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी होगी, वो कैपेबल होना होगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के. ओके, सो इसका जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 11 दिया गया है. ठीक है, नाउ कौन कौन पर्सन कैपेसिटी रखता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की. सबसे पहले एक पर्सन जो माइनर है वो कैपेसिटी नहीं रखता, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता. इसका मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसने मेजॉरिटी की एज अटेंड कर रखी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है. ठीक है, सो कोई भी पर्सन अगर माइनर है तो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता. नाउ हर एक कंट्री के अंदर मेजॉरिटी की एज डिफरेंट होती है. हमारे कंट्री के अंदर एज पर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 एक पर्सन को मेजॉरिटी की एज अटेंड करने के लिए 18 ईयर्स का कंप्लीट होना ज़रूरी है. अगर कोई पर्सन लेस देन 18 ईयर्स है तो वो माइनर कहलाएगा. ओके, और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता. ओके, और कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं रखता. एक पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है, अगर वो साउंड माइंड का नहीं है, ओके, लुनैटिक है, पागल है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता. और थर्ड पर्सन जो कैपेसिटी नहीं रखता है वो है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. ऐसा पर्सन जो लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, उसको किसी कंट्री के लॉ में ही बता दिया गया है कि ये पर्सन के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. ऐसा उस कंट्री के अंदर उसका लॉ ने ही उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है. फॉर एग्जांपल कोई गैंगस्टर है, कोई डॉन है, ओके, तो जिसको लॉ ने ही रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, और या कोई कंट्री का दूसरा कंट्री एनिमी है तो उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा. क्यों नहीं कहलाएगा? बिकॉज वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के जो एक्सेप्शंस है उसके अंदर कवर होता है. ओके, तो कौन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकता? माइनर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है उसको कवर करता है. ठीक है, सो नाउ हम माइनर जो है, ये पॉइंट जो है उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं. बाकी के दो पॉइंट्स हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बाद में डिस्कस करेंगे. आज हम देखते हैं कि माइनर क्या है. सी फ्रेंड्स, हु इज़ अ माइनर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो क्या कही गई है कि 18 ईयर्स से अबव रहेगा तो वो मेजॉरिटी की एज का कहलाएगा, यानी लेस देन 18 ईयर्स है वो कौन होगा? माइनर होगा. ओके, सो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर 18 ईयर्स का एज जो है वो मेजॉरिटी की एज का दिया है एज पर सेक्शन 3. ओके, सो लेस देन 18 ईयर्स जो है उसका मतलब होता है माइनर. ठीक है, let us move to the next slide. Now we have to see that what are the legal rules or legal laws relating to minors agreement. माइनर के साथ अगर एग्रीमेंट में हमें एंटर होना है तो उसके लीगल रूल्स कौन कौन से हमें फॉलो करने होंगे. फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है, पहला लीगल रूल है कि ए माइनर्स एग्रीमेंट इज़ ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो. और इसकी एक फेमस केस है मोहारी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के, जो 1903 में हुई थी. और ये बहुत ही फेमस केस है कि जिसके अंदर मोहारी बीबी जो है वो धर्मदास घोष जो है वो माइनर पर्सन था, और मोहारी बीबी जो है वो उससे उधार लेता है. बाद में लेटर ऑन उसको पता चलता है कि जो धर्मदास घोष है वो तो माइनर है, और वो जो भी कुछ उधार लिया हुआ पैसा रहता है वो रिटर्न नहीं करता. और दोनों के बीच में जब कोर्ट में केस वगैरह होता है तो जो जजमेंट है वो माइनर के फेवर में हो जाता है कि जो एग्रीमेंट है वो माइनर के साथ शुरू से ही, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से ही गलत होना. वॉइड यानी
शुरुआत से ही जो गलत होता है वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाता है, ठीक है। सो माइनर के साथ का एग्रीमेंट जो है वो शुरुआत से ही वॉइड एब इनिशियो है या इनऑपरेटिव है, ओके। इसका मतलब माइनर हैज़ नो कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पहला लीगल रूल है। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें ध्यान में रखना है वो याद रखना है कि माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। माइनर जो है वो बेनिफिशियरी हो सकता है, माइनर को फ़ायदा किसी भी तरह का पहुंचाया जा सकता है, ओके। लेकिन माइनर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ सकती। मतलब अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो माइनर को मिलना ठीक रहेगा, लेकिन अगर कुछ नुकसान है तो वो बेयर नहीं करेगा। बेनिफिट बेयर करेगा लेकिन नुकसान बेयर नहीं करेगा, ओके। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि अ माइनर कैन बी अ प्रॉमिसी और ही कैन बी अ बेनिफिशियरी, ओके। Then the next important thing that we have to remember is minor is always liable for supply of necessaries as per section 68। लाइबल माइनर जो है वो किसी प्रॉपर्टी या नेसेसरीज को अचीव कर सकता है। कोई पर्सन उसे नेसेसिटीज़ या उसकी जो लाइबल चीज़ें हैं जो उसको मिलनी ही चाहिए वो उसे पहुंचा सकता है, उसका बेनिफिशियरी भी वो हो सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लीगल रूल है, ओके। सो हमने पहला रूल क्या देखा कि माइनर के साथ का एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड है, एब इनिशियो है, शुरुआत से ही गलत है। और दूसरा रूल हमें देखना है कि माइनर कैन बी एडेड एज ए बेनिफिशियरी। तीसरी बात है कि माइनर को सप्लाई ऑफ नेसेसरीज की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें याद रखना है लीगल रूल कि नो स्टॉपेल अगेंस्ट अ माइनर। माइनर के अगेंस्ट में कोई स्टॉपेल नहीं होगा, ओके। सो द रूल ऑफ स्टॉपेल इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस, okay, a rule of formal law. If a person spoken or written words or by conduct induces another person to believe that a certain state of thing exists, later on he will not be allowed to deny the existence of that state of things, okay। यानी कि पहले कोई बात जो है कोई माइनर जो है वो झूठ बोल देता है कि भाई मैं मेजॉरिटी की एज का हूँ, ओके। और बाद में उससे वो जो भी कुछ गलती कर बैठता है या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, ओके। सो जब पता चल जाएगा सेकेंड पार्टी को कि ये माइनर था तो भी वो उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी इम्पोज नहीं कर सकता, ओके। सो ये नेक्स्ट रूल कहता है कि देयर विल बी नो एस्टॉपेल अगेंस्ट द माइनर, या आप कह सकते हो कि माइनर विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर और माइनर विल नॉट बी लायबल फॉर एनीथिंग, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नेक्स्ट रूल है। देन नेक्स्ट है नेक्स्ट लीगल रूल है माइनर के साथ के एग्रीमेंट का, नो सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन। नो सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन और अप्रूवल आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। फ्रेंड्स, जो माइनर है अगर वो कोई एग्रीमेंट में माइनर एज के वक्त एंटर होता है, ओके, तो वो जब मेजॉरिटी की एज का हो जाएगा, जब वो मेजॉरिटी की एज अटेंड कर लेगा, तो जब माइनर था तब उसने जो एग्रीमेंट किया था उसको वो रेटिफाई या उसको अप्रूवल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो बचपन में माइनॉरिटी के वक्त जो एग्रीमेंट किया था बेसिकली वो वाइड था, तो बाद में अप्रूवल देना मतलब रेटिफिकेशन करना, इसका कोई सवाल ही नहीं होता, ओके। तो नो सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन इज पॉसिबल और नो सब्सिक्वेंट अप्रूवल कैन बी गिवन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी बाय द माइनर, ओके। माइनर ने बचपन में जब माइनॉरिटी की एज में था तब अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में वो एंटर हुआ है तो बाद में उसका अप्रूवल मेजॉरिटी की एज में आने के बाद वो नहीं दे सकता, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि नो सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन और अप्रूवल आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी। नेक्स्ट लीगल रूल है नो इंसॉल्वेंसी फॉर ए माइनर। एक माइनर जो है वो कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं कहला सकता। वाई? बिकॉज बेसिकली ही इज़ इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ओके। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में ही इंटर नहीं हो सकता तो इसका मतलब वो इंसॉल्वेंट होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लीगल रूल है एक माइनर का कि ए माइनर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ ए रजिस्टर्ड कंपनी। माइनर एक रजिस्टर्ड कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, ओके। एंड उसके बाद अगला रूल है ए माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट। फ्रेंड्स, माइनर जो है
A minor can become an agent, and by his act he binds his principal with a third party, but he being a minor is not personally responsible to his principal. ओके, सो जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर माइनर एज ए एजेंट एक्ट कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, एंड he is personally not responsible to his principal. He can just become an agent, and by his act he can bind, he can held responsible his principal, but his principal cannot held him responsible. Okay, so in this way we have seen these are the important legal rules of अ माइनर. ओके, माइनर के रिलेटेड लॉ है ये, जो अगर माइनर एग्रीमेंट में एंटर होता है तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में आपको ध्यान रखनी है. माइनर मतलब कौन? ऐसा पर्सन जो लेस देन 18 ईयर्स का है, उसे हम क्या कहेंगे? माइनर कहेंगे. ओके, सो इन दिस वे जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो अंडर सेक्शन 611 के अंदर डिफाइन हुआ है, उसका जो पहला पॉइंट है माइनर, that we have completed. The rest of the two things we'll see in our next lecture. I hope you might have understood. Now rest of the things we'll see in next lecture. Thank you.